हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पृथ्वीराज रासो। इसके पहले हमने चंद बरदाई पर बातचीत किया था। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट हमें यूजीसी नेट के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि 27वां समय है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय में बटा हुआ है। तो उसी पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो का कैसे मूल्यांकन किया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं। तो जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो वे लिखते हैं इस ग्रंथ के बारे में कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। तो पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है। ये 69 समय में बटा हुआ है और ब्रैकेट में सर्ग या अध्याय भी लिखा है। ठीक है, तो हमें खासतौर से समय को ध्यान में रखना है। कई बार अंतर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस में बटा हुआ है। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे है, प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। यानी कि पृथ्वीराज रासो में सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। फिर भी कुछ मुख्य छंद हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है, जिसमें कवित्त, जिसको छप्पय कहा गया है, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो परीक्षा में अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पर पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो में कौन कौन से छंदों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो कवित्त आपको ध्यान में रखना है, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ये मुख्य 6 छंद हैं जिनको कि ज्यादातर पृथ्वीराज रासो में पाया गया है। आगे है, जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हण द्वारा पूर्ण किया जाना कहलाता है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था। तो चंद के पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। आगे बात है, रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चंद बरदाई स्वयं अपने पुत्र से कहा कि इस रचना को पूरा कर देना। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। और ये पंक्ति जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक जल्हन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धर्य जिमि, पृथ्वीराज जस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिय तिमि। तो इसमें साफ ये बताया गया है कि चंद बरदाई अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में पुस्तक देकर फिर राजा के साथ गजनी चल दिए और यही उम्मीद रखा कि ये रचना जल्हड़ पूरा कर देंगे। तो इस पंक्ति को बिल्कुल ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम और बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो में कहां से कहां तक वर्णन है। आबू के, माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में है, वहीं से इस बात को जोड़ा जा रहा है कि आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर से राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के राजा चौहान राजा सोमेश्वर के
पुत्र और अरुणोराज के पौत्र थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज जो चौहान थे ये अरुणोराज के पौत्र थे और सोमेश्वर के पुत्र थे। यानी कि पृथ्वीराज के पिताजी का नाम सोमेश्वर है। जब रेवा तट आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका उल्लेख आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और अरुणोराज के पौत्र थे, इनके नाती थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। पृथ्वीराज रासो को पढ़ते वक्त एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल पूछा जाता है इसकी प्रामाणिकता को लेकर, और यह भी माना जाता है कि इसमें कुछ चीजें ऐतिहासिक हैं और कुछ चीजें काल्पनिक हैं। इतिहास और कल्पना दोनों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अनंगपाल की कन्या से शादी हुई। अनंगपाल की दो कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। अक्सर हम सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बात हमेशा आती है। तो अब आप यहाँ से इस लिंक को देख रहे हैं कि अनंगपाल की दो कन्याएं थीं, दो पुत्रियां थी, सुंदरी और कमला, जिसमें से सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और वहां जयचंद का जन्म हुआ। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर से हुआ। यानी कि यहाँ पर कमला नाम आप देख रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या हो गया? कमला हो गया, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे के, देखा जाए तो इन लोगों की माताएं बहन है, यानी कि मौसी और बेटे का संबंध यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आगे चलकर चीजें बदल जाती हैं और क्या उसका परिणाम होता है, इसीलिए बातों बातों में आप लोग सुनते होंगे कि जयचंद और विभीषण दोनों को परिवार तोड़ने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, या फिर विद्रोही प्रवृत्ति का देखा जाता है, या फिर अपनों के साथ छल करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्टोरी आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान जयचंद का आपस में क्या रिलेशन रहा है। जैसे ही अनंगपाल अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लेते हैं, अजमेर और दिल्ली को एक कर देते हैं, उस जमाने में यही सिस्टम था, तो ये बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर किया। हिंदी साहित्य में संयोगिता स्वयंवर, जो कि भारतेंदु काल में एक रचना है, अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट्स कर जरूर बता सकते हैं कि संयोगिता स्वयंवर नाम से रचना किसने लिखी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जयचंद की कन्या संयोगिता थी, जिसका कि स्वयंवर रचा गया राजसूय यज्ञ के माध्यम से। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। इस घटना को आप ध्यान में रखिए कि पृथ्वीराज के नहीं आने पर जयचंद ने उन्हें एक तरीके से अपमानित करते हुए, क्योंकि ये तो राजा उस समय हो गए थे, लेकिन इनकी एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। ये आप यहाँ पर एक नया ट्विस्ट देख रहे हैं कि जिस जयचंद और पृथ्वीराज में एक दूसरे से नहीं पड़ रही थी, लेकिन संयोगिता का अनुराग यानी प्रेम पहले से ही पृथ्वीराज पर था। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। अतः जब वह जयमाल लेकर रंग भूमि में आई तब उसे पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। ये आप देख रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट्स पृथ्वीराज रासो के माध्यम से आपको पता चल रहा है। अब ये इतिहास से जुड़ा हुआ है या फिर कल्पना है,
इसकी जांच पड़ताल आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य जितने भी विद्वान हैं उन्होंने किया है। फिर भी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है तो चीजों को समझते हुए जाना पड़ेगा कि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और उसकी मूर्ति को ही उसने जयमाला पहना दी, जिससे कि जयचंद काफी गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ और उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया, यानी कि महल से अलग जगह पर रख दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को जैसे पता चला कि उसका एक तरीके से अपमान किया गया है, तो उसके सामंत आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर रिलेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो संयोगिता पृथ्वीराज की मौसेरी बहन साबित हो जाएगी अगर देखा जाए तो उसी से ये गांधर्व विवाह करते हैं और फिर धीरे से उसको लेकर चले जाते हैं। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। अब यहाँ पर एक माइनस पॉइंट पृथ्वीराज के जीवन में आया कि उन्होंने जयचंद की सेना से तो जीत हासिल कर ली, संयोगिता को लेकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अब वो राजकाज में अपना ध्यान न लगाकर केवल भोग विलास में अपना ध्यान लगा रहे थे, जहां से इनका धीरे धीरे पतन शुरू होता है। फिर आगे की स्टोरी है उसको आप देखते हैं कि बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था, पर बड़े सामंत मारे जा चुके थे और अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, जिसको कि हम तराइन का युद्ध मानते हैं। 1991 और 1191 और 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये लगातार मोहम्मद गोरी आक्रमण करता रहा। एक बार वो हार गया और पकड़ा गया, पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। अंत में शहाबुद्दीन गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जिसको हम जानते हैं, पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। गजनी इनको लेकर चला गया वो। ये पूरा इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर बातें हैं। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे, जो इनके राज दरबारी कवि थे, राज कवि थे, सभा पंडित थे एक तरीके से देखा जाए, और इनके प्रिय मित्र थे, ये भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध का कारण था, वो संपत्ति, जमीन इत्यादि नहीं थी, बल्कि एक सुंदरी थी, मतलब एक स्त्री, एक नारी ही थी। और आदिकाल में आप देखेंगे उसकी एक खास प्रवृत्ति रही है कि साम्राज्य विस्तार और किसी भी सुंदरी को देखा तो उसको भी विजित करने का एक उद्देश्य लेकर शासक चलते थे। तो यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहले से कुछ इस तरीके से नहीं था, लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस सुंदरी जो शरणागत थी उसकी रक्षा कर रहे थे और अपना धर्म मान रहे थे, जिसको लेकर गोरी जो है वो नाराज हुआ और बाद में आक्रमण कर दिया। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र था कि उनका मानना यह था कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राज्य कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज सामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को जाली ग्रंथ माना है और वो कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन उसके पहले ही आप देख रहे हैं कि खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी वृत्तांत दिए गए हैं या फिर रासों में जो भी तथ्य दिए गए हैं, खासतौर से वर्ष इत्यादि, उसका ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं है। इसके कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज और किसी कवि के रचना होने में पूरा संदेह किया है कि यह किसकी रचना है और इसे एक जाली ग्रंथ ठहराया। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले ही अनेकों विद्वानों ने इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया था। बाद में इन्होंने भी इसको स्वीकार किया है, जो कि आपके लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको जोड़कर रखना पड़ेगा। आगे है, रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, नाम आप देख रहे हैं कि बड़ा है, राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। यानी कि इन्होंने रासों में जो भी चीजें वर्णित हैं उसको काल्पनिक माना है हीराचंद ओझा ने। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है कि किसने पृथ्वीराज रासों को ऐतिहासिक नहीं माना है बल्कि काल्पनिक माना है, तो इसमें ओझा का नाम है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे जो पॉइंट है कि पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक, इन्होंने संस्कृत भाषा में एक काव्य लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। तो जयानक की रचना है और किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ध्यान में रखना है, ये अपभ्रंश अवहट्ट या फिर हिंदी में नहीं है बल्कि संस्कृत में है और ये पूरा काव्य नहीं मिलता है। तो जितना यहाँ पर तथ्यात्मक रूप में है उतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब पृथ्वीराज विजय जो काव्य है उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। यानी कि पृथ्वीराज रासों में जो भी घटनाएं दी गई हैं वो काल्पनिक प्रतीत होती हैं, लेकिन जयानक ने पृथ्वीराज विजय नाम से जो काव्य लिखा है वो ऐतिहासिक रूप से ठीक है। अब पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है। यहां पर देखना है आपको कि तथ्य अब कैसे अंतर वाले आपको दिख रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताया कि पृथ्वीराज की माता का नाम कमला है, लेकिन जब आप पृथ्वीराज विजय नाम की रचना पढ़ेंगे जो कि कवि जयानक द्वारा लिखी गई है तो उसमें कर्पूर देवी का नाम लिखा गया है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। और हांसी का शिलालेख है जहां पर भी बताया गया है कि पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। यानी कि जो पृथ्वीराज विजय है वो प्रामाणिक है और समसामयिक रचना प्रतीत होता है अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो। उसके तथा हम्मीर का महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संगीता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। यहाँ पर यही है, इसीलिए पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर सवाल उठता है। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई सब असंगत सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के
प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उल्लेख किया गया है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी इत्यादि का, लेकिन अग्निकुल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमार्दिदेव, महोबे के राजा परमाल, जिनके नाम पर परमाल रासो लिखा गया है और किसका है ये तुरंत आपके दिमाग में छप गया होगा, इनके नाम आए हैं और इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच में है, परमर्दिदेव के 6 जिनके संवत 1223 से 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दिदेव के युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पर युद्धों के बारे में बात की गई है। ये सब उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पृथ्वीराज रासों पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो भी समकालीन राजा थे या फिर युद्ध हुआ करते थे उनसे अगर परिचय हो जाए तो ठीक ही रहेगा। अब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 557 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन यहाँ पर लिखा गया है 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एक और इतिहासकार हैं पंडित मोहनलाल विष्णु पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा है कि एकादश से पंचद विक्रम साक अनंत सिंह रिपुंजय पुरन हरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। तो यहाँ पर विक्रम साक आनंद का अर्थ किया गया है अशून्य और नंद का अर्थ किया गया है 9 यानी 90 यानी 90 विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए हैं इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। ईश्वर पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। अतः आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम से पढ़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। दोहा दिया गया है एकादश से पंचद विक्रम जिस धमसुत प्रतीय साक पृथ्वीराज को लस्यों विप्रगुण गुप्त। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है काव्य ग्रंथ है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है काव्य ग्रंथ है। उसमें कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलट फेर नहीं किया जाता।
जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जिस जाली शब्द के तरफ मैं पहले आप सभी को बताया था, अब वो जाकर यहाँ पर जुड़ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो पर विचार करते हुए जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय से तुलना करते हुए अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली। और परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि किसका कथन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस ग्रंथ को पहले ही अनेक विद्वानों ने जाली ग्रंथ घोषित कर दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तमाम विवेचनाओं मूल्यांकनों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में जाली है। आगे वे लिखते हैं, यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में बंद नामक कोई कवि था या नहीं। अब देखिए यहाँ पर चंद और बंद को लेकर भी कंफ्यूजन हो गया। आगे वो बताते हैं कि पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक। अब तो आप लोगों के दिमाग में पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों के कवि का अंतर जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन किसकी रचना है। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, बंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनयाश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवाभवत संग्रह यशुस वृत्तानाम सुवृत्तानाम इव व्यवधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर सियुत पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जा रही है, एक दूसरे से जोड़कर देखने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज थे। इसके पहले हमने बताया कि चंद के पुत्र जल्हड़ थे, तो इन दोनों को भी ध्यान में रखे। सवाल घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, बाकी तो चीजें आप अपने दिमाग में रख ही रहे हैं। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद की पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो, ये सब अनुमान किया गया है। अब जो आगे आप कथन देख रहे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो ये सभी कोटेशन आपको कहीं न कहीं दिख जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभी तक पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर बातचीत कर रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो जाली ग्रंथ है। अब उसकी शिल्प पर, पृथ्वीराज रासो के शिल्प पर वे बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसा ग्रंथ है। लिखते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए कथन आ जाता है कि किस ग्रंथ के बारे में और किसका कथन है, तो तुरंत आपके दिमाग में पृथ्वीराज रासो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आ जाएगा। दूसरा कोटेशन है, दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। ये दूसरा कोटेशन इंपॉर्टेंट है।
आगे है, कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण कथन शिल्प के दृष्टिकोण से। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। ये चौथा कोटेशन। ये चारों कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहां पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो ये भी कथन आप ध्यान में रख लीजिए कि कितना निराशा हाथ लगती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। कहते हैं कि ना यह ग्रंथ जो है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काम में है, ना साहित्य के लिए। बस पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से अगर प्रामाणिक रूप से देखेंगे तो ये अप्रामाणिक ही सिद्ध होता है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, अप्रामाणिक माना है, जाली माना है। तो 3 तरीके की कैटेगरी आप देखें, ठीक है। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एकदम से अप्रामाणिक है, इनका जाली ग्रंथ मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो कि प्रामाणिक मानते हैं, जिसमें कि श्याम सुंदर दास का नाम। अर्ध प्रामाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस टाइप से आप चीजों को याद किए होंगे अलग अलग किताबों में पढ़कर। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री अध्ययन करने के लिए यात्रा पर निकले राजस्थान के, और वहां पर उन्होंने देखा, ठीक है, 3 बार गए, और इसका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी रही अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी, वो छापा है। इनकी यात्राएं या फिर जो इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है उसको छापा गया है। तो ये तथ्य ध्यान में रखिए। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई का संबंध कैसे क्लियर हो रहा है कि पहले तो जो चंद बरदाई थे वो सोमेश्वर के राज दरबारी थे, बाद में पृथ्वीराज के राज दरबारी भी हुए, साथ में मंत्री, सखा, राजकवि भी हो गए। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। नागौर जिला है राजस्थान में, उसको बसाया पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है, और वहीं पर कुछ जमीन दे दी चंद बरदाई को। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज, नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे। यहाँ पर एक तथ्य और आप देख रहे हैं कि चंद बरदाई के वंशज नानू राम जी हैं, और फिर वो सारी चीजें बताते हैं कि चंद के 4 लड़के थे, जिसमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जाकर बस गए, और चौथे का वंश नागौर में चला। तो ये बातें कौन कह रहा है? नानू राम जी, जो कि चंद के वंशज हैं। अभी जैसे महात्मा गांधी के वंशज मिल जाएंगे और फिर जो भी महान व्यक्तित्व हैं, वैसे ही, क्योंकि जब कोई रिसर्च करता है तो वंशजों से जरूर जाकर मिलता है। यही काम शास्त्री जी ने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है: दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल कुनबाबरो गुण समुंद ससभान। जल्हड़ का नाम यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है, और बाकियों का नाम क्या था कोई इसका पता नहीं है। इसीलिए कवि चंद जल्हड़ को अपनी पुस्तक देकर चले गए। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए। ये भी यहाँ पर एक तथ्य है, जबकि नानू राम ने 4 लड़कों की बात की है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए। और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है कि सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि
साहित्य लहरी की टीका में सूर की वंशावली दी गई है, जिसका कि रिलेशन एक तरीके से पृथ्वीराज रासो या फिर चंद से जोड़कर देखा गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास के साहित्य लहरी की टीका में एक पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। अगर सवाल पूछा जाए कि सूर की वंशावली किस रचना में है, तो साहित्य लहरी में, न कि सुरसागर में। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। वो पद कैसा है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभी पृथ्वीराज रासो के बारे में बातचीत कर रहे थे और वंशावलियों की चर्चा किए, बाद में वो सूरदास को भी यहाँ पर ला दिए। तो जिससे कई बार पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि अचानक सूरदास कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया है कि सूरदास कवि ने भी अपनी वंशावली का उल्लेख साहित्य लहरी नामक पुस्तक में किया है। और वो पद कैसे है, प्रथम ही प्रत्यज्ञ थे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचार ब्रह्मा राखू नाम अनूप, पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, को दुर्गा पुत्र तेरो भये अति अधिकाय। और ये पंक्तियां कुछ लंबी थी इसलिए मैंने कट कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को रखा है। बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय, देवचंद प्रबोध संसृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद से जोड़कर सूरदास को भी इसी वंशावली के अंतर्गत देखने का प्रयास किया गया है। मतलब देख रहे हैं कि कई जगह पर सूर शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि साहित्य लहरी में सूरदास ने भी अपनी वंशावली परंपरा का उल्लेख किया है। अब आगे बताते हैं कि इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा है। नानू राम जो कि चंद के वंशज है, और आगे तो ये कहते हैं कि जो इसका मूल ग्रंथ है वो मेरे पास है। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। यानी कि जो 69 समय में बटा हुआ है पृथ्वीराज रासो, उसमें से 59 तो पृथ्वीराज के जो कवि हैं चंद उन्होंने लिखा, बाद के जो 10 समय हैं उसको जल्लड़ ने पूरा किया है और कुछ लोगों ने उसमें इधर उधर किया है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर उभर कर ये आती है कि अकबर के समय में भी पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुई। उसका उल्लेख देखिए कैसे यहाँ पर हुआ है। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्धित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन कर पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। यही बात मैं आप सभी को बता रहा था कि नानू राम, अभी तक इतनी बातें हुई कि भाई ये प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है कि अर्ध प्रामाणिक है, लेकिन नानू राम का कहना है कि जो असली पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो का एक खास समय है पद्मावती। तो पद्मावती जब आए तो आप इसको जायसी से जोड़कर न देखें, बल्कि पद्मावती समय को पृथ्वीराज रासो से जोड़कर देखें। और आपको तो पढ़ना है रेवा तट समय, ठीक है ना। तो पद्मावती समय में कुछ पद्य दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं, जो कि परीक्षाओं में खुद पूछे जाते हैं। पहला इसमें पद्य है, हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश, संभरी नरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहां राजंत भान। इस पद को आप ध्यान में रखिए। मनहु कला ससभान रे, कला 16 सोबंत्रिय, बाल बैस ससिता समीप, अमृत रस पिन्नी। इसको भी ध्यान में रखिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, लिख कग्गर दिनव, लगन बरब रच सरव, दिन द्वादश शशि लिन्नव। ये भी
इंपॉर्टेंट पद है। इसके बाद है बज्जी घोर निशान रान चौहान चहो दिस, सकल सूर सामंत समरी, बल जंत्र मंत्र तिस, उट्टिराज पृथ्वीराज बाग, मनोलग्न बिरनट। आप देख रहे हैं अपभ्रंश में ये पद दिए गए हैं, तो थोड़ा सा इनका पाठ करना चुनौती भरा रहता है। तो इन पंक्तियों से आप परिचित जरूर रहिए। पंक्तियां बहुत सारी दी गई थी, लेकिन मैंने कट कर दिया है, लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाता। लेकिन इस पूरे लेक्चर में मेरी कोशिश ये थी कि अब तक जितनी भी पढ़ाई आपने पृथ्वीराज रासो से संबंधित की है, उसको दोहराते हुए, उसको रिवाइज करते हुए आप थ्योरेटिकल ढंग से स्टोरी के रूप में इस पूरे ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जहां पर भी हमें परीक्षा उपयोगी तथ्य दिखाई पड़े, कथन दिखाई पड़े, कोटेशन दिखाई पड़े, उनके बारे में हमने आपको अलर्ट किया, आगाह किया, उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा। आगे आप सभी अपना तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।